हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ग्रामेटिकल एरर के 15 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। दीज आर लेवल 2 क्वेश्चंस जो बैंक के एग्जाम्स में, सी लैट के एग्जाम्स में, एनडीए के एग्जाम्स में, इस तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और हम लोग देखेंगे कि आखिर ये ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं, कैसे आप कम टाइम में ग्रामर का क्वेश्चंस बना सकते हैं। जो बेसिक लाइन है, आपको सेंटेंस का मतलब समझ में आना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो ग्रामर आपने कितना भी पढ़ा है, आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ऑलराइट, सो लेट मी गो अहेड एंड लेट मी स्टार्ट दिस सेशन। मुझे थोड़ा सा टाइम दो आप। ऑलराइट, ओके। सो जो पहला क्वेश्चन है, और इस सेक्शन में मैंने 2 क्वेश्चंस लास्ट में ऐसे भी लिए हैं जिनको मेरे किसी स्टूडेंट ने भेजा है। सो आई विल डिस्कस दैट ऑल्सो। अगर आप भी ग्रामेटिकल एरर के कोई क्वेश्चन बनाते हैं और आपको वो समझ में नहीं आता है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट बॉक्स को भर दीजिए अपने क्वेश्चन से। मैं उन सारे क्वेश्चंस पे एक अलग से वीडियो आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करते हुए बना दूंगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन नंबर 32 इसलिए है क्योंकि हमने इससे पहले के 2 सेट्स में क्वेश्चन नंबर 31 तक कर लिया था। ऑलराइट, सो वीडियो यूट्यूब पे है। इफ़ यू वांट यू कैन गो अहेड, यू कैन वॉच इट, यू कैन रिवाइज इट। और जिन लोगों को भी ये वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, ये जो क्वेश्चंस का सेट है इसको अटेम्प्ट करना है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू जस्ट गो देयर, डाउनलोड द पेपर, अटेम्प्ट इट, और फिर आप आइए वीडियो देखिए और देखिए कि आपने क्या सोचा था और क्या हुआ है। So the first question, question number 32, it says the poll contestants approached the commission complaining that the hoardings violated the code of conduct and influenced public perception. नाउ गाइज, आई होप कि आपको ये सेंटेंस का अंदाज़ा लग गया होगा कि जो पॉल के कंटेस्टेंट्स थे, मतलब जो चुनाव में खड़े हुए थे, उन्होंने अप्रोच किया कमीशन को। तो अभी यहाँ तक तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, अप्रोच किया, ठीक है ना। कंप्लेनिंग, क्या कंप्लेन करते हुए कि जो होर्डिंग्स हैं वो वायलेट कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं किसका? कोड ऑफ कंडक्ट का। और क्या कर रहे हैं? पब्लिक परसेप्शन को, पब्लिक के मूड को, पब्लिक के नज़रिया को बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम कहते हैं कि जो होर्डिंग्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ लिखते होर्डिंग्स इन्फ्लुएंस पब्लिक परसेप्शन। देखो, मान लो सिर्फ ये लाइन रहता, होर्डिंग्स इन्फ्लुएंस, सबसे पहले होर्डिंग्स इन्फ्लुएंस पब्लिक परसेप्शन, इसका मतलब क्या हो गया? होर्डिंग्स पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, और यहाँ पे कहना है कि होर्डिंग्स पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ING, ऑल माई स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया है उनको ये क्लियर हो जाना चाहिए। सो दैट वॉज द मिस्टेक। और मैंने आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहले तो अंडरस्टैंड, आपको सेंटेंस समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड द सेंटेंस। और दूसरा चीज़ क्या ज़रूरी है? बेसिक रूल्स ग्रामर के, बेसिक ग्रामर। उससे ज़्यादा ग्रामर कुछ बहुत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाके नहीं पढ़ना है ग्रामर को, जितना हम लोग ध्यान देते हैं। और तीसरा क्या चीज़ है कि आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए, हैबिट ऑफ रीडिंग। तो ये जो क्वेश्चन है ये किससे से आ जाएगा? आपके अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा ग्रामर दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। 33, the country has adequate laws but problems arise when these are not implementing in letter and spirit। कहता है कंट्री के पास एडिक्वेट लॉज है, बट ये तब अराइज हो जाता है प्रॉब्लम्स तब खड़े होते हैं जब ये फॉलो नहीं किए जाते हैं, ये फॉलो नहीं किए जाते हैं। तो देखो, अगर कोई चीज़ नहीं फॉलो किया जा रहा है तो क्या लिखा जाएगा? दिस इज not implemented, ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। दिस इज नॉट डन, यह नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है? when these are not implementing, जब ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पे कहना क्या है? इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। तो ये गलत हो जाएगा आपका।
जब उनको अक्षरशः पालन नहीं किया जाता, उनको अक्षरशः, लेटर एंड स्पिरिट, आप इसको याद रखिएगा, ये हमेशा एक साथ आता है, आपका यूनिट नाउन की तरह काम करेगा ये लेटर एंड स्पिरिट। लेटर एंड स्पिरिट का मतलब बिल्कुल हु बहू वैसे ही। द कंट्री हैज़ एडिक्वेट लॉज बट प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन दिस आर नॉट इम्प्लीमेंटेड, जब ये इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। ओके, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The management feels that the employees of the organization are non-productive, and does not want to work hard. आप बताओ इसमें क्या गलती है? मैं आपको एक हिंट देता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का गलती है। ओके, क्या आप सॉल्व कर पाए? मैनेजमेंट ये महसूस करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हो गए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नॉन प्रोडक्टिव हो गए हैं और काम नहीं करना चाहते हैं। कौन काम नहीं करना चाहते हैं? एम्प्लॉयज़। और यहाँ नहीं के लिए क्या लगा दिया है? डज नॉट। तो यहाँ होना क्या चाहिए था? डू नॉट। सो पार्ट 3 में ये मिस्टेक है, सिंपल सा मिस्टेक, बेसिक ग्रामर रूल, बेसिक ग्रामर से बन गया ये। 35, as far the issue of land encroachment in villages is concerned, people will have to make a start from their villages by sensitizing and educating the villagers about this issue. As far as the issue होना चाहिए, as far as the issue होना चाहिए, ऐसे ही ये चीज़ लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? सिंपल एक रीडिंग हैबिट से आपका क्वेश्चन है ये, इसमें ग्रामर का कोई रूल आप याद नहीं कर सकते। एज फार एज द इशू ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट इन विलेजेज इज कंसर्न्ड, जहां तक ये कंसर्न्ड है, ठीक है ना? एज फार एज द इशू ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट इन विलेजेज इज कंसर्न्ड, हम लोग क्या बोलते हैं? द कंसर्न्ड पर्सन बोलते हैं हमेशा। द कंसर्न्ड पर्सन मतलब जैसे इफ यू हैव टू लॉज अ FIR, अगर आपको एक FIR करवाना है तो कंसर्न्ड पर्सन कौन होगा? आप जाएंगे वहां पे पुलिस इंस्पेक्टर होगा। तो कहता है एज फार एज द इशू ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट इन विलेजेज इज कंसर्न्ड, मतलब जहां तक, एज फार एज का मतलब जहां तक लैंड एनक्रोचमेंट का मुद्दा है, लैंड एनक्रोचमेंट के मुद्दे का कंसर्न है, मतलब कंसर्न। ये मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, आई होप कि आप इसको समझ जाए इस तरीके से कि ऐसे ही लिखा जाता है। 36, the transit systems, underground tunnels and stations will be constructed next heritage structures. हेरिटेज स्ट्रक्चर आप समझते हैं? हेरिटेज मैंने आपको बताया था धरोहर। तो जैसे अगर आप पटना का एग्जांपल लेते हो तो क्या हो सकता है? गोल घर हेरिटेज हो सकता है ये। इसी तरह आप बहुत सारी जगह पे जाएंगे, इंडिया गेट दैट इज अ हेरिटेज। आप राजस्थान में जाएंगे, इतने सारे पैलेसेस हैं वो हेरिटेज हैं, इतने सारे मंदिर हैं वो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं। तो कहता है ट्रांजिट सिस्टम, ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। आपको पता है ट्रांजिट का मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। तो द ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो अंडरग्राउंड टनल और स्टेशन है वो कहाँ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? हेरिटेज स्ट्रक्चर के बगल में। तो जब भी हम बगल में लिखते हैं तो उसके लिए क्या होता है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया, नेक्स्ट टू। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये? नेक्स्ट टू द हॉस्पिटल लाइज माई स्कूल, मतलब हॉस्पिटल के बगल में मेरा स्कूल है। तो ये आपका सिर्फ बस एक छोटी सी बात थी जो यहाँ पे मिस्टेक छिपा के दिया गया था। 37, रेसिडेंट्स हैव बिन प्लांटिंग, कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं है, रेसिडेंट्स प्लांट करते आ रहे हैं या कर रहे हैं। द ऑर्नामेंटल ट्रीज आउटसाइड देयर होम्स एंड इन लॉन्स, रेसिडेंट अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ये प्लांट करते हुए आ रहे हैं। क्या चीज? ऑर्नामेंटल ट्रीज, बस सजाने के लिए ट्रीज, जिनका फल और कुछ भी नहीं लगता, बस शो के लिए ट्रीज आउटसाइड देयर होम्स, अपने घर के बाहर, अपने लॉन में। किस चीज के लिए? टू ऐड ब्यूटी एंड गिव देयर प्लेस अ ग्रैंड लुक, ब्यूटी ऐड करने के लिए और अपने प्लेस को एक भव्य लुक देने के लिए। मेरे ख्याल से इसमें नो एरर है। ओके, so let me discuss the second question, that is question number 38. A diamond jeweler's peon tipped off a gang on the gold
इन हिज एम्प्लॉयर्स वॉल्ट। एम्प्लॉयर्स वॉल्ट का मतलब आपको पता है एम्प्लॉय की तिजोरी। तो एक डायमंड ज्वेलर का पियून टिप ऑफ किया एक गैंग को, किस चीज के बारे में? सोना के बारे में, जो इसके एम्प्लॉयर के तिजोरी में था। तो यहाँ अबाउट होना चाहिए ना बारे में लगाने के लिए। तो जब भी आप टिप ऑफ देते हैं, देखो टिप ऑफ करना का मतलब पुलिस को सूचना देना। तो जब भी आप टिप ऑफ करते हैं तो किसी चीज के बारे में करते हैं, तो इसके साथ अबाउट लगेगा। तो ऑन का इस्तेमाल वहां पे गलत है। Question number 39. He said that the performance of the Indian team was satisfactory at the international meet and they learned a lot from watching top seeded players through action at the Grand Slam. कितना लंबा चौड़ा सेंटेंस लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि कैसे इसमें एरर पता करेंगे। आप देखो, उसने कहा कि जो परफॉर्मेंस था इंडियन टीम का वो कैसा था, सेटिस्फैक्ट्री था। और कहाँ पर? इंटरनेशनल मीट में, ठीक है ना, एट द इंटरनेशनल मीट। एंड दैट दे लर्न अ लॉट, वो बहुत कुछ सीखे, किस चीज से? फ्रॉम टॉप सीडेड प्लेयर्स। देखो टॉप सीडेड का मतलब ही होता है टॉप रैंक्ड। टॉप सीडेड हमेशा ऐसे ही बोलते हैं हम लोग इसको, मतलब टॉप रैंक्ड, टॉप रैंक्ड प्लेयर्स, टॉप सीडेड प्लेयर्स। किसको वॉच करते हुए? टॉप सीडेड प्लेयर्स को वॉच करते हुए एक्शन में, ग्रैंड स्लैम में। ग्रैंड स्लैम जो हो रहा था उसमें टॉप सीडेड प्लेयर्स एक्शन में थे, उसको देख कर। तो टॉप प्लेयर्स इन एक्शन होना चाहिए ना, थ्रू एक्शन लिख दिया यहाँ पे। देखते हैं ना, सलमान खान इन एक्शन, सचिन तेंदुलकर इन एक्शन। तो ये चीज गलती थी यहाँ पे। आप प्लीज़ बताइएगा अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। और आप जो प्रैक्टिस करते हैं कहीं दूसरे गाइड से या क्वेश्चन बुक से या ऑनलाइन, अगर आपको कोई नहीं समझ में आ रहा है ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन या कोई भी इंग्लिश का क्वेश्चन, पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल डिस्कस इट फॉर यू। Question number 40. Watching the exponential talent of world tennis was the best things to happen to him. अभी देखो यहाँ पे कैसा टैलेंट लिखा है, एक्सपोनेंशियल टैलेंट। अब देखो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट तो आपने पढ़ा है किस चीज में? मैथ्स में। 2 to the power 2 कैसे बढ़ेगा? ये 4 हो जाएगा। और 2 to the power 3 कर दिया तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 2 to the power 4 किया, ये क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 को आप 4 बार जोड़ो, 4 बार जोड़ो 2 को, तो क्या होगा? 8 होगा। तो जो भी चीज एक्सपोनेंशियल बढ़ता है वो बहुत तेजी से बढ़ता है। और कोई बहुत ही बढ़िया टैलेंट है, एकदम अद्भुत टैलेंट, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल टैलेंट। बाकी लोग तो ऐसे जोड़ में बढ़ रहे हैं, वो एक्सपोनेंट्स में बढ़ रहा है। समझ रहे हैं बात को आप मेरी? सो दैट वाज इट। अभी मैं इसमें दिखाता हूँ आपको कि क्या गलत है, ठीक है? मुझे लगता है आपको एक्सपोनेंट तो समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, अभी देखो मैं बताता हूँ आपको क्या गलती है इसमें। तो वॉचिंग द एक्सपोनेंशियल टैलेंट ऑफ वर्ल्ड टेनिस, वर्ल्ड टेनिस के एक्सपोनेंशियल टैलेंट को देखना, ठीक है ना, वॉज द बेस्ट थिंग टू हैपन। वो बेस्ट थिंग था, बहुत सारी चीजें नहीं थी, वो सिर्फ एक चीज था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41। बेसिक ग्रामर रूल, बेसिक, वेरी बेसिक। आप देख रहे हो ये क्वेश्चंस बहुत स्टैंडर्ड हैं, लेकिन इनमें जो रूल्स लगा है वो बहुत छोटा है। तो आपको सिर्फ सही चीज पढ़ने की आदत होनी चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूं कि द रीडिंग इज द ओनली थिंग विच यू कैन डू इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 41। द मीटिंग टुक प्लेस अ डे आफ्टर द एजेंसी हेल्ड अ मीटिंग विथ प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स to evaluate steps that being taken to ensure that the buildings were not affected. देखो, the meeting took place a day after the agency held a meeting with project contractors. मीटिंग जब एजेंसी प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मीटिंग होल्ड किया, उसके एक दिन बाद जिस मीटिंग की यहाँ बात हो रही है वो हुआ। और वो मीटिंग किस लिए हुआ था? टू इवेलुएट स्टेप्स, उन स्टेप्स को इवेलुएट करने के लिए जो लिए जा रहे हैं, इंश्योर करने के लिए, या जो लिए जा रहे थे ये इंश्योर करने के लिए कि जो बिल्डिंग था वो अफेक्टेड नहीं हुआ था। तो दैट बीइंग, दैट के बाद बीइंग ऐसे ही देखे हो कभी? कभी भी आपने बीइंग को ऐसे ही देखा है? बीइंग के पीछे इज आएगा ही, या आर आएगा ही, या वाज आएगा ही, या वर आएंगे ही। समझ रहे हैं बात को? ING लग गया इसके पीछे, इज आएगा, नहीं तो आर आएगा, नहीं तो वाज आएगा, नहीं तो वर आएगा। तो आपका ये पे सिंपल मिस्टेक था। समझ रहे हैं बात को आप?
गाइस ये नियम तो सब लोग जानता है, एवरीबॉडी, कोई भी ये नियम याद कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन इस नियम को आपको यूज करने आना चाहिए, इस नियम को आपको पकड़ना आना चाहिए, और वो तभी पकड़ में आएगा जब आपको ऐसा बोलना आता है। जैसे मैं दैट और बीइंग ये मैंने याद नहीं रखा है, मुझे पता है दैट इज बीइंग होता है, या दैट दोज आर बीइंग होगा, कुछ ऐसा चीज होगा। द डायरेक्टर एक्सप्लेन द थीम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल। डायरेक्टर ने एक्सप्लेन किया किस चीज को, द थीम को और कॉन्सेप्ट को, इसमें कोई भी गलती नहीं है, नो एरर। Question number 43. The fight among rival candidates between the medium of catchy slogans has started. आप बताओ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे। जो राइवल कैंडिडेट्स में फाइट शुरू हो गया वो किस चीज के बीच में शुरू हो गया? कैची स्लोगन्स, कैची स्लोगन्स के माध्यम से शुरू हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? द फाइट अमंग राइवल कैंडिडेट्स amid the medium of catchy slogans. Got it? Question number 44. Acting on a tip off. देखो फिर आ गया यहाँ पे tip off. The anti-robbery squad lead by inspectors laid a trap for the robbers. क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या गलत है? देखो हमेशा आप क्या देखते हैं? टीम led by the captain. Team led by the कैप्टन। LED, ये जो पास्ट, ये जो वर्ड है LEAD, इसी का पास्ट टेंस हम लिखते हैं, ठीक है ना। तो स्क्वाड किस चीज के द्वारा नेतृत्व किया है? तो यहाँ पे लेड होना चाहिए, लेड बाय इंस्पेक्टर्स। सो दैट वाज द मिस्टेक। और मुझे पता है आप लोग पेपर पढ़ रहे हो तो आप लोग को ये मिस्टेक्स पता चल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 45. द प्रोसेस ऑफ रिवाइजिंग फिगर्स ऑफ डैमेज टू गेट एडिशनल कॉम्पेंसेशन हैज बिगैन। देखो किस चीज का प्रोसेस? फिगर्स ऑफ डैमेज मतलब नंबर्स ऑफ डैमेज, आंकड़े, नंबर्स ऑफ डैमेज टू गेट एडिशनल कॉम्पेंसेशन। एडिशनल कॉम्पेंसेशन पाने के लिए रिवीजन का प्रोसेस क्या हो गया है? शुरू हो गया है। तो ये कैसे होता है? बिगिन का, बिगिन जो होता है वो कैसा होता है? बिगिन, बिगैन, बिगन। अगर मैंने गलत लिखा है तो कोई बताएगा। इसीलिए शुरू हो चुका है तो हैज बिगन। शी हैज गॉन, सी हैज वेंट नहीं लिखते हम, सी हैज गॉन, बिल्कुल उसी तरीके से। तो ग्रामर का एक छोटा सा रूल। फार्मर्स हु ग्रो द क्रॉप आर द वर्स हिट एज द इन्वेस्टमेंट दे मेक ऑन अ क्रॉप इज ह्यूज एज कंपेयर टू द प्रॉफिट। देखो फार्मर्स हु ग्रो द क्रॉप आर वर्स्ट हिट भी हो सकता था सही, लेकिन यहाँ पे द लग गया, तो जब द लग गया तो वर्स्ट हिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्स्ट हिट होना चाहिए। द बेटर प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर, ठीक है ना। ठीक है, द लग गया इसलिए वहां पे वर्स्ट होना चाहिए। कैसे मैं आपको इसको बताऊं? जैसे हम हमेशा लिखेंगे द वर्स्ट डील, द वर्स्ट डील। क्वेश्चन नंबर 47। तो जाओ, मुझे थोड़ा सा ऊपर कर लेने दो इसको। ओके। द गवर्नमेंट इज मेड इट मैंडेटरी फॉर फार्मेसीज। गवर्नमेंट ने फार्मेसीज को ये मैंडेटरी कर दिया है। कर दिया है तो गवर्नमेंट हैज मेड इट, आपको पता है ना, ये कर दिया है, मैंने ये किया है, आई हैव डन इट। तो इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ये जो दो क्वेश्चंस है ये मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा है और इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग, हाउ कैन एनी वन सिंपथाइज विद यू? कोई भी आपसे सहानुभूति क्यों रखेगा? व्हेन, जब, व्हाट यू से इज हार्डली गलीबल, जो तुम कहते हो वो मुश्किल से क्या है? मुश्किल से तो गलीबल तो होगा नहीं, क्योंकि गलीबल का मतलब आपको पता है, जिसको आसानी से समझा बुझा दिया जाए, दबा दिया जाए, वो है गलीबल। तो कहता है तुमसे कोई कैसे सहानुभूति रख सकता है जब जो भी तुम कहते हो वो मुश्किल से। तो हम लोग किसी को ऐसे कैसे बोलेंगे? तुमसे कोई क्यों सहानुभूति रखेगा यार, जबकि जो भी तुम कहते हो मुश्किल से सच होता है। तो हम लोग क्या कहेंगे? मुश्किल से क्रेडिबल बात तुम कहते हो, कभी कभी क्रेडिबल बात कहते हो, तो कोई क्यों तुमसे सिंपथाइज करेगा? ओके। A rise in rents and wages have been found to go together. देखो
रेंट्स और वेजेस में जो राइज होता है वो हमेशा साथ साथ चलता है। अगर रेंट बढ़ेगा तो उस वर्कर का सैलरी भी बढ़ना चाहिए, नहीं तो रेंट दे ही नहीं पाएगा। तो क्या हमेशा साथ साथ चलता है? ये जो राइज है ये चलता है, और यहाँ पे लगा क्या है? हैज। गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड, जस्ट आपको ये सेंटेंस समझ में आ जाना चाहिए। द जीएम ऑफ द कंपनी डिस्पेंस द मैनेजर्स सर्विसेज। डिस्पेंस, मुझे लगता है ये डिस्पेंस कर देना। ओके, अब डिस्पेंस जब भी कोई चीज करता है तो आपको कोई चीज देता है। सो आई थिंक कि इसमें मिस्टेक है। अगर किसी को ये गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। ऑलराइट, सो आई विल एंड दिस वीडियो नाउ एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। और जो भी नहीं समझ में आया है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसका नंबर लिख दीजिए, मैं फिर से उसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।